हे एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हम लोग एनसिबल को। ठीक है। तो आज हम लोग एनसिबल के बारे में बात करेंगे, एनसिबल के इंट्रोडक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो टॉपिक का नाम यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ, एनसिबल। ठीक है। कलर इसका कैसा, कलर ठीक करते हैं। एनसिबल। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एनसिबल क्या है। तो एनसिबल एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप डिप्लॉयमेंट कर सकते हो। क्या डिप्लॉयमेंट? तो ओएस के अंदर की डिप्लॉयमेंट भी कर सकते हो और इंफ्रास्ट्रक्चर की डिप्लॉयमेंट भी कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, ध्यान से सुनना, जो आज तक किसी ने नहीं बताया होगा एनसिबल के बारे में। ये पॉइंट मैं बताने वाला हूं आज के वीडियो में। एनसिबल एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप डिप्लॉयमेंट करते हो। कहां पे डिप्लॉयमेंट करते हो? आप ओएस के अंदर भी डिप्लॉयमेंट करते हो और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डिप्लॉयमेंट करते हो। दोनों को समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि एनसिबल को बनाया किसने था। तो एनसिबल को बनाने वाला जो डेवलपर्स है उसका नाम है मिचेल डिहान। ये बंदे ने एनसिबल को बनाया था और आई थिंक 20 फरवरी 2012 में इसको बनाया। ठीक है। फिर इसने, मिचेल डिहान की भी एक अपनी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन थी और उसके बाद इन्हें इसने क्या किया, रेड हैट के साथ मिलकर एनसिबल के ऊपर और भी उसमें फीचर्स वगैरह ऐड करना स्टार्ट किया और अब रेड हैट के साथ मिलकर एनसिबल का प्रोडक्ट मार्केट में ये लोग प्रोवाइड करते हैं। इतना याद रखना। डेवलप किसने किया था? मिचेल डिहान ने। कब किया? 20 फरवरी 2012 को। एनसिबल क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर का यूज किस क्या है? डिप्लॉयमेंट करते हैं हम लोग इसके थ्रू। ऑटोमेशन डिप्लॉयमेंट। कहाँ पे डिप्लॉयमेंट करते हैं? ओएस के अंदर और इंफ्रास्ट्रक्चर भी डिप्लॉयमेंट। अब ये ओएस के अंदर और इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉयमेंट क्या होता है, दोनों भी बताऊंगा। फिर इसमें मिचेल डिहान ने क्या किया, रेड के साथ मिलकर दोनों लोग मिल गए और फिर एनसिबल के ऊपर और भी फीचर्स वगैरह ऐड करके और सपोर्ट्स भी देना इन्होंने स्टार्ट किया और सपोर्ट बेस में ये लोग पैसे कमाते हैं। क्योंकि एनसिबल जो सॉफ्टवेयर है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है। तो अभी सपोर्ट बेस पे पैसे कैसे कमाते हैं, अगर हम लोग इस बात को समझें तो क्या होता है कि किसी भी कंपनी को, जैसे मान लो ये कंपनी का डाटा सेंटर है। ठीक है। अब कंपनी के डेटा सेंटर के अंदर यहाँ पे नंबर ऑफ सर्वर्स है। अब डेटा सेंटर में आपको पता ही होगा कि नंबर ऑफ वेब सर्वर्स होंगे, नंबर ऑफ ऐप सर्वर होंगे, नंबर ऑफ डेटाबेस होंगे, काइंड ऑफ। तो मान लो ये कंपनी का वेब है, ये कंपनी के ऐप सर्वर है, ये कंपनी के डेटाबेस सर्वर है। ठीक है। कंपनी के वेब सर्वर मान लो 500 है, कंपनी के ऐप सर्वर 500 है, कंपनी के डेटाबेस सर्वर 500 है। फिर उसके बाद यहाँ पर कंपनी के राउटर्स है, स्विचेस है, फायरवॉल है, वीपीएन है, बहुत सारी चीजें, स्टोरेज है, बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर मान लो कंपनी ये चाहती है कि 500 वेब सर्वर में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं या फिर कोई एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना चाहते हैं ओएस के अंदर, तो अगर वो मैनुअल करेंगे तो टाइम लगेगा। अगर वो स्क्रिप्टिंग से करेंगे तो स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए और स्क्रिप्टिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट होती है। तो मिचेल डिहान ने क्या किया, एक ऐसा सॉफ्टवेयर आपको बनाया और उसके बाद उन्होंने बोला कि एक सर्वर रखो, एक कंप्यूटर रखो, उस पर आप लिनक्स इंस्टॉल करो और फिर उसके बाद उसके अंदर आप एनसिबल इंस्टॉल कर देना। क्या करना? एनसिबल इंस्टॉल कर देना। फिर एनसिबल इंस्टॉल करने के बाद उन्होंने बोला कि आप ओएस के अंदर क्या टास्क करना चाहते हैं मुझे बताएं। आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन करने हैं, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, कुछ रिमूव करना है, कोई पैच अपडेट करना है, कुछ भी करना है, आप बताओ। उन सब काम को करने के लिए मैंने मॉड्यूल्स बना के रखे हैं। क्या बना के रखे हैं? मॉड्यूल्स। अगर आपको 500 सर्वर में कोई डेटा कॉपी करना है तो कॉपी नाम का मॉड्यूल्स यूज कर लो।
अगर आपको कोई यूजर बनाना है तो यूजर ऐड करने वाला मॉड्यूल्स आप यूज कर लो, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए भी मैंने मॉड्यूल्स बनाए, वो आप यूज कर लो। मतलब कहा जाए तो मिचेल डिहान ने पहले ऑब्जर्व किया कि एक ओएस के अंदर क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ते हैं, क्या क्या डेली बेसिस के टास्क आते हैं, तो उसके हिसाब से उसने क्या किया, मॉड्यूल्स बना के ऑलरेडी पहले से रख दिया है। और आपको बोला कि आप ये काम करना चाहते हो तो ये पर्टिकुलर मॉड्यूल्स आप उठाओ और इसके थ्रू आप कर लो। पहले क्या होता था कि हम लोग अपना काम स्क्रिप्टिंग के थ्रू करते थे, तो हमें स्क्रिप्ट राइट करना पड़ता था 2-2 3-3 पेज का। बट अब ऐसा नहीं है। एंसिबल में क्या हुआ कि मॉड्यूल्स रख दिए गए, आपको बोला कि ये काम करना है, आप ये मॉड्यूल्स उठाओ और थोड़े मॉड्यूल्स को ऑपरेट करना सीख लो, आप कर लोगे। ठीक है। तो स्टार्टिंग में उन्होंने इनिशियल स्टेज की चीजों को ऑब्जर्व किया कि ये जरूरत पड़ती है ओएस के अंदर करने के लिए, उसके हिसाब से उन्होंने मॉड्यूल्स बना के पहले से रख दिए। अब बाद में ऐसा आता है कि भाई टेक्नोलॉजी से बढ़ रही है, तो नए नए कॉन्फ़िगरेशन करने हैं, नए नई चीजें करनी है, तो नए नए कॉन्फ़िगरेशन नए नए चीज के लिए मॉड्यूल्स क्या बाद में बन रही है? तो बिल्कुल बन रही है। रेडिट के साथ मिलकर ये यही करते हैं कि नए नए मॉड्यूल्स बनाते रहते हैं यूजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और अपने एंसिबल का नया नया वर्जन निकालते रहते हैं, उसमें ऐड करते रहते हैं मॉड्यूल्स। जैसे कि कुछ काम को करने के लिए अगर ये मॉड्यूल्स नहीं है तो कुछ दिन बाद आ जाता है। फिर इन्होंने ये भी किया कि हमारा एंसिबल जो है ओपन सोर्स है, आपको ऐसा लगता है कि हमने कुछ ऐसे मॉड्यूल्स अगर नहीं डाल पाए तो आप अपना खुद भी मॉड्यूल्स बना सकते हो। तो मॉड्यूल्स बनाना भी इन्होंने सिखाया, बहुत इजी फॉर्मेट है। बट एक चीज है कि मॉड्यूल्स आप खुद भी बना सकते हो, बट आपको पाइथन की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि मॉड्यूल्स इनका पाइथन में लिखा गया है। ठीक है। थोड़ा सा मॉड्यूल्स के बारे में और बात करूं कि मॉड्यूल्स है क्या, बताता हूँ। क्या होता है कि मान लो अगर ये 500 वेब सर्वर के ऊपर मुझे कुछ इंस्टॉल करना है, ठीक है, तो कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है या कुछ कॉपी करना है, तो मैं क्या करता हूँ, एक स्क्रिप्ट बनाता हूँ, उसके अंदर कॉपी वगैरह कमांड डालता हूँ और उसके थ्रू करता हूँ। मॉड्यूल्स क्या है कि पहले से इन्होंने स्क्रिप्ट बनाई है और उसको एक पैकेज, उस स्क्रिप्ट को एक पैकेज में डाला है। मान लो ये कॉपी करने की स्क्रिप्ट है, तो उसको एक पैकेज में डाला और उसको एक नाम दे दिया, उसको एक नाम दे दिया कॉपी नाम का, एक उसको कॉपी नाम दे दिया, और बोला ये कॉपी नाम का मॉड्यूल है, इसको यूज कर लो। बैकएंड में स्क्रिप्ट ही लिखी हुई है, बट वो स्क्रिप्ट अब एडमिनिस्ट्रेटर को, यूजर को खुद लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन रेड हैट के साथ मिलकर ये लोग खुद लिख के दे रहे हैं यूजर को इजी कर, काम को इजी करने के लिए। यही चीज है यहाँ पर। तो ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल्स पड़े हुए हैं, आप उसको यूज करो और काम करो। तो अगर आपको 500 वेब सर्वर के ऊपर कोई डिप्लॉयमेंट करना है, 500 ऐप सर्वर के ऊपर डिप्लॉयमेंट करना है, 500 डेटाबेस के ऊपर डिप्लॉयमेंट करना है, तो आप क्या करो, कॉपी नाम का कॉपी करना तो कॉपी नाम का मॉड्यूल, कुछ और करना तो उन सारी चीजें के मॉड्यूल्स भी पड़े हुए हैं, उनको यूज करो, उसके थ्रू कर सकते हो। तो ये तो हो गया ओएस के अंदर डिप्लॉयमेंट करने की बात। अब बात आती है कि मान लो इन्होंने बोला कि अगर आपको सिस्को के राउटर के ऊपर कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो उन्होंने बोला कि राउटर के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करने के भी मॉड्यूल्स हमने बनाए हैं। अगर आपको फायरवॉल के ऊपर करना है तो उसके मॉड्यूल्स भी बनाए, अगर आपको स्विचेस के ऊपर, वीपीएन के ऊपर करना है तो उसके भी मॉड्यूल्स आपको बना के दिए। तो कहने का मतलब है कि एंसिबल के थ्रू जो डिप्लॉयमेंट है आप ओएस के ऊपर भी कर सकते हो और नेटवर्क डिवाइसेस के ऊपर भी कर सकते हो। ठीक है। अब बात आती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉयमेंट भी आप कर सकते हो, जो मैंने आपको सेकंड पार्ट बताया था। सेकंड पार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि मान लो अगर आपको एडब्ल्यूएस के अंदर डेटा सेंटर आपको लगाना है, तो डेटा सेंटर लगाने के लिए आपको वीपीसी बनाना है, रूट टेबल, सबनेट, इंस्टेंस, लोड बैलेंसर, सब कुछ जरूरत पड़ेगी ना। तो ये सारा डिप्लॉयमेंट आप मैनुअल न करके एंसिबल के थ्रू भी आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉयमेंट कर सकते हो। जैसे कि टेराफॉर्म के थ्रू आप कर लेते हो, क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू आप कर लेते हो ना। क्लाउड फॉर्मेशन टेराफॉर्म के थ्रू क्या होता है कि आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉयमेंट करते हो ऑटोमेट। तो एंसिबल कहता है कि एक तो हो गया कि आपकी चीजें, एग्जिस्टिंग चीजें लगी हुई है, उसके अंदर ओएस के अंदर कुछ डिप्लॉयमेंट करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ, और अगर आप बोलो कि कोई इंफ्रा लगा के देना तो मैं इंफ्रा भी लगा के दे देता हूँ क्लाउड के ऊपर। तो दोनों काम है कर लेता है। बट एंसिबल की जो प्राइमरी ड्यूटी है वो ओएस के अंदर डिप्लॉयमेंट की है, उसकी सेकेंडरी ड्यूटी होती है इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉयमेंट की। बट क्या प्राइमरी क्या सेकेंडरी दोनों कर रहे हैं तो दोनों आप कर सकते हो। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग टेराफॉर्म नहीं सीख रहे होते, लोग क्लाउड फॉर्मेशन नहीं सीख रहे होते, उनका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एंसिबल के ऊपर है, तो एंसिबल के थ्रू ही वो इंफ्रास्ट्रक्चर में डिप्लॉयमेंट कर लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। और यहाँ तक उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो ये चीजें भी हम लोग करेंगे भाई, एंसिबल के थ्रू हम
पूरा AWS में डेटा सेंटर भी लगा के देख सकते हैं, तो एजूर के ऊपर ही देख सकते हैं, गूगल क्लाउड के ऊपर ऊपर भी देख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि यार मेरा शुरू से बैकग्राउंड लिनक्स के ऊपर है, मैंने लिनक्स सीखा, फिर मैं एंसिबल बहुत हैंड्स ऑन सीख लिया हूँ। अब किसने बोला कि यार AWS क्लाउड में जाके मुझे इंफ्रा तैयार करना है, मुझे टेराफॉर्म नहीं आता, या फिर मुझे क्लाउड फॉर्मेशन नहीं आता, बट मेरा वो अपना काम करना है, तो मैं बहुत इजीली अपने एंसिबल नॉलेज के बिहाफ में भी कर सकता हूँ। एटलीस्ट मतलब काम नहीं रुकने वाला। ठीक है, इतना याद रखना। चल, दूसरी चीज, अब क्या होता है देखो, आपको अगर एंसिबल के थ्रू डिप्लॉयमेंट करना है कहीं पे भी, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉयमेंट करना है या फिर आपको ओएस के ऊपर करना है या नेटवर्क डिवाइस के ऊपर करना है, आपको क्या करना होता है, एक सर्वर आपको खरीदना होता है, उसके ऊपर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डालना होता है, देन उसके ऊपर एंसिबल का सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, तो इसी को लोग कहते हैं कि एंसिबल कंट्रोलर, और जहां डिप्लॉयमेंट कर रहे हो उसको लोग कहते हैं एंसिबल क्लाइंट, या एंसिबल सर्वर बोलो या कंट्रोलर, बात एक ही बात। तो जब भी आप एंसिबल सर्वर या एंसिबल कंट्रोलर आपको बनाने के लिए कोई बोले, तो कुछ चीजों की आपको ध्यान रखना पड़ता है। पहला चीज ये है कि लिनक्स ही होना चाहिए। ठीक है, विंडोज नहीं होना चाहिए, लिनक्स ही होना चाहिए, विंडोज के ऊपर सपोर्ट नहीं करेगा। तो जहां जिसको आप एंसिबल कंट्रोलर बना रहे हो, जिसको आप एंसिबल सर्वर बना रहे हो, जहां से बैठ कर आप डिप्लॉयमेंट करोगे, वो आपका एंसिबल सर्वर होगा, आपका एंसिबल कंट्रोलर होगा, वो लिनक्स होना चाहिए। ठीक है, और साथ में एंसिबल का सॉफ्टवेयर होना चाहिए, और एंसिबल के सॉफ्टवेयर से पहले पाइथन का सॉफ्टवेयर होना चाहिए, क्योंकि पाइथन बेस ही सब कुछ है, ये पूरा मॉड्यूल्स वगैरह सब पाइथन पे लिखा गया। तो इसलिए कहता है कि पहले पाइथन इंस्टॉल करो, देन एंसिबल इंस्टॉल हो। अब कई बार ऐसा होता है कि आजकल हम जितने भी लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करते हैं, राइट, उन सब में पाइथन ऑलरेडी पहले से होता है। क्या होता है? ऑलरेडी पाइथन पहले से होता है। अब जहां पे आप डिप्लॉयमेंट कर रहे हो, वो लिनक्स भी हो सकता है, मैक भी हो सकता है, आपका विंडोज भी हो सकता है, चलेगा, जहां पे आप डिप्लॉयमेंट करो, लाइक एंसिबल क्लाइंट्स। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना। दूसरी चीज, एंसिबल जो कनेक्शन बनाता है, जैसे कि एंसिबल सर्वर है, हम यहां से बैठ के यहाँ पे डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं किसी के ऊपर भी, तो ये जो कनेक्शन बनाता है, ये आपका कनेक्शन बनाता है एसएसएच प्रोटोकॉल के थ्रू। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरव्यू में लोग क्वेश्चन पूछते हैं, एसएसएच प्रोटोकॉल के थ्रू ये कनेक्शन बनाता है। ठीक है, एक चीज और बताता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग एंसिबल के बारे में लोग बोलते हैं कि ये एजेंट लेस है, बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो अगर डिफॉल्ट एनवायरनमेंट के हिसाब से देखा जाए तो एजेंट लेस है, लेकिन थोड़ा सा अंदर अगर हम लोग घुस के बात करें तो ये एजेंट बेस है ना। जैसे कि एंसिबल से पहले पपेट था, सैप था, लोग कहते थे पपेट सैप आपका एजेंट बेस है, बट एंसिबल आपका एजेंट लेस है। बट अगर डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग बात किया जाए, अगर अंदर जाके काम आप नहीं कर रहे हो तो बात किया जाए तो चलो ठीक है यार, ये एंसिबल आपका एजेंट लेस है। बट थोड़ा सा अगर अंदर की चीजों को समझे तो ये एजेंट बेस है। कैसे? एनसिबल मैंने आपको बताया क्या, अगर ये 500 वेब सर्वर है, 500 ऐप सर्वर है, 500 डेटाबेस सर्वर, अगर इन पे लिनक्स इंस्टॉल है, तो आपको कुछ भी एजेंट मशीन में जहां पे डिप्लॉयमेंट करो, वहां पे कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती, कुछ भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये एसएसएच बेस्ड कनेक्शन बनाता है। और आप सबको पता है कि लिनक्स के अंदर एसएसएच ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है, तो आपको कभी फील ही नहीं होता कि यार ये एजेंट बेस है क्या, पहले से इसमें एसएसएच पड़ा हुआ है और कनेक्शन एसएसएच ने बना है। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि आप, अगर आपकी कंपनी कस्टमाइज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रही है जिसके अंदर एसएसएच रखते ही नहीं है डिफॉल्ट में, तो उस टाइम पे फिर आपको एसएसएच डालना पड़ेगा, तो फिर वो आपके लिए एजेंट बेस हो जाएगा। तो समझने की बात है, एजेंट लेस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एसएसएच बेस्ड कनेक्शन बना रहा है और ऑलरेडी क्लाइंट मशीन में एसएसएच इंस्टॉल होता है। समझ आ गई मेरी बात यहाँ पर? ये तीसरी चीज जो एंसिबल को लर्न करने का है, वो कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है एंसिबल, बहुत इजी, बहुत 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 इजी है। सिर्फ आपको लिनक्स आनी चाहिए। अगर आपको, हाँ, एक चीज है, अगर कोई बंदा बोलता है कि मैं डायरेक्ट एंसिबल सीख सकता हूं, नहीं सीख सकते, आपको पहले लिनक्स आनी चाहिए, और लिनक्स में आपको आरईसीएस से आना चाहिए। आरईसीएस में आपको पता है कि लिनक्स का आप बेसिक कमांड सीखते हो, फाइल्स बनाना, फोल्डर्स बनाना, यूजर्स बनाना, डायरेक्टरीज, परमिशंस, यूजर मैनेजमेंट, फायरवॉल का टॉपिक, आपको स्टोरेज मैनेजमेंट, ये बेसिक चीजें जब आपको आ जाएंगी, देन उसके बाद आप एंसिबल पे ही जाना। क्योंकि अगर आपको ये बेसिक चीजें नहीं आती तो आप एंसिबल नहीं कर सकते, क्योंकि ये बेसिक चीजें आती है तो एंसिबल आपको बहुत इजी से समझ आता है। एंसिबल में कुछ नहीं होता है, वही एडमिनिस्ट्रेटर की चीजें होती हैं, जो आप मैनुअल कर रहे हो तो उसी को हम ऑटोमेट कर रहे हैं, ऑटोमेशन तरीके से कर रहे थे। ठीक है, तो मॉड्यूल्स बने हुए हैं, हर एक मॉड्यूल को समझना है क्या यूज है और उन मॉड्यूल को यूज करना है। और अगर आप प्ले बुक बना के कर रहे हो तो आप प्ले बुक से और इजी से कर सकते हो। क्या होता है प्ले बुक, अभी आगे बात करेंगे। तो इस वीडियो में मैं ज्यादा नहीं बताने वाला, इस वीडियो में सिर्फ मैं
एंसिबल के इंट्रोडक्शन को आपके सामने रखने वाला था। हाँ, एक चीज और बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शुरू में बात किया था कि एंसिबल जो है वो क्या है, ओपन सोर्स है और आपका फ्री सॉफ्टवेयर है, राइट। तो कोई भी इसे यूज कर सकता है, किसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि भाई आपको पेमेंट देनी होगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर आप सपोर्ट्स की नीड डिमांड रखते हो तो फिर आपको सपोर्ट्स का चार्ज करना पड़ता है। जैसे कि मिचेल डिहान और रेडिट ने मिलकर इसके ऊपर नए नए मॉड्यूल्स ऐड करते हैं, देन उसके बाद कंपनियां इनको यूज करती है। तो कंपनी जब यूज करती है तो एंसिबल सर्वर वो लोग बनाते होंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ मॉड्यूल्स नहीं बन पा रहे उनके उनके टेक्निकल पर्सन से, या कहीं पे कोई सर्वर पे दिक्कत आ गई, तो जब सपोर्ट्स की बात आती है तो लोकल टीम अगर सॉल्व नहीं कर पाती तो फिर वो डेफिनेटली एक ही रेडिट से कांटेक्ट करते हैं। तो रेडिट बोलते हैं कि आपने सब सपोर्ट्स आपने सब्सक्रिप्शन लिया है क्या, और अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया तो हम आपको सपोर्ट देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो डेफिनेटली कि जो भी कंपनी अगर एंसिबल सर्वर को यूज करती है तो क्या करती है, सब्सक्रिप्शन लेके रखती है। तो सब्सक्रिप्शन के साथ आपको लेटेस्ट मॉडल्स भी मिलते रहते हैं, और सब्सक्रिप्शन के चार्जेस होते हैं जो भी ईयरली मंथली ईयरली होता है, वो आप रेडिट को पे कर रहे होते हैं, तो उनसे उनको बेनिफिट्स होता है, ये बात ध्यान रखें। और आप अगर सपोर्ट्स नहीं भी लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, बट कभी एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे आपका रियल इन्वायरमेंट है, आपका बिजनेस आ रहा है और आपका एंसिबल सर्वर डाउन हो गया है, आपकी टीम सॉल्व नहीं कर पा रही, आपको सपोर्ट की नीड पड़ेगी, आप फंस जाओगे। तो मोस्टली कंपनी सपोर्ट्स लेके चलती है। क्या यार, सब्सक्रिप्शन का चार्ज क्लाइंट से ले लेंगे, क्या है, लेके चलो, अपने आप को रिस्क मूवमेंट में नहीं रखना, ठीक। तो ये कुछ चीजों का ध्यान रखा जाता है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इसके प्रैक्टिकल को स्टार्ट करेंगे, एंसिबल सेटअप कैसे बनाते हैं, मॉड्यूल्स कैसे यूज करते हैं, प्लेबुक कैसे यूज करते हैं, काइंड ऑफ थिंग। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी।